चैप्टर 16 बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस में वट एवर डेली नीड्स ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वो बिजनेस फाइनेंस मीट करता है। इसका मतलब है कि बिजनेस को हर वक्त रेडी कैश चाहिए ताकि वो अपनी जो रूटीन के एक्सपेंडिचर हैं उनको पूरा कर सके। अच्छा, बिजनेस फाइनेंस जो है वो खाली सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि आपको बिजनेस में जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे मैंने बात की है कि आपको वेज पे करनी है या आपको बिल पे करना है, रेंट पे करना है, रॉ मटेरियल बाय करना है। इसके अलावा भी बिजनेस अगर सेटअप करना है, नई ब्रांच ओपन करनी है, तो ये सब कुछ बिजनेस फाइनेंस कवर करता है। यानी कि अगर बिजनेस के पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो फिर बिजनेस को प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, बात का ये भी होता है कि बिजनेस के पास कैश नहीं होता, तो अगर फाइनेंस अवेलेबल है तो बिजनेस जो है वो उसको यूज कर सकता है। मतलब ये कि समटाइम जैसे हम कहते हैं कि बिजनेस अगर एक्सपैंड कर रहा है या बिजनेस को ज्यादा रॉ मटेरियल बाय करना है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको उस वक्त फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। आप रूटीन में अगर फर्ज किया रॉ मटेरियल बाय करते हो, लेकिन आपको लगा कि अभी सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है और रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, तो अभी हमें ज्यादा रॉ मटेरियल बाय कर लेना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है तभी अगर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है। अदरवाइज आप रूटीन का रॉ मटेरियल बाय कर लोगे और आपको जो फायदा उठाना था लोअर कॉस्ट का, वो आप नहीं उठा पाओगे। तो यही आगे मैंने लिखा हुआ है कि बिजनेस जो फाइनेंस है वो कौन कौन सी बिजनेस नीड्स पूरी कर रहा है। या वो जैसे स्टार्टिंग अप बिजनेस बता दिया आपको, स्टार्टअप कैपिटल चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं तो तब भी चाहिए आपको, जाहिर है आपको एसेट्स खरीद रहे हैं, ज्यादा मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, वर्कर्स। और अगर बिजनेस जो है वो डिफिकल्टी में है, जैसे बिजनेस को लॉस हो रहा है, लेकिन बिजनेस जो है ना वो स्टिल सरवाइव करना चाह रहा है, तो उसके लिए बिजनेस के पास फाइनेंस होना चाहिए कि यार लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, बिजनेस के पैसे अभी लगा देते हैं या अपने पैसे लगा देते हैं कि अभी टफ टाइम चल रहा है, फर्ज किया 2 मंथ्स का, ये 2 मंथ्स अगर हमने मैनेज कर लिए तो आगे जो है वो डिमांड बढ़ने वाली है और हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, तो आपको वो 2 महीने गुजर नहीं ना रहे, तो 2 महीने अगर आपका फाइनेंस होगा तो आप गुजार लेंगे। यू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, तो वो 2 महीने गुजरने के बाद डिमांड इंक्रीजेज और फिर आपकी जो कॉस्ट है वो भी कवर हो जाएगी, क्योंकि लॉस तो तभी होता है ना जब आपके पास जो रेवेन्यू आ रहा है चीजें बेचकर, उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है, तो आप कहते हो लॉस है। तो वो इसे कहते हैं कि बिजनेस जो है ना उस वक्त डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, तो फाइनेंस जो है ना वो आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। और इसमें हमारे पास एक टर्म जो इस्तेमाल मैंने की हुई है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो बिजनेस की डेली नीड्स को पूरा करता है। मैं डेली नीड्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा। डेली नीड वही वाली जो मैंने स्टार्ट में बताई है आपको, कि बिजनेस के जो रूटीन के खर्चे होते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, आपकी वेजेस, रॉ मटेरियल, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पे करना है, तो वो उसके लिए आपके पास हमेशा कैश जो अवेलेबल होना चाहिए रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए, रेगुलर रूटीन के, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसीलिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि वो कैपिटल वर्क करता रहता है, पड़ा नहीं रहता। बिजनेस को डेली बेसिस पे उसको यूज करना है। तो अगर फाइनेंस नहीं है तो वर्किंग कैपिटल भी शायद नहीं होगा, तो बिजनेस को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर बिजनेस लॉस सफर कर रहा है तो आप अपने अपनी कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सप्लायर को रॉ मटेरियल के पैसे नहीं दे पाओगे, वर्कर्स को वेजेस नहीं दे पाओगे, बिल्डिंग का रेंट नहीं दे पाओगे, तो फिर वो 2 महीने कैसे गुजारोगे जिसमें आपको लॉस हो रहा है? ऑफ कोर्स नहीं गुजरेंगे। आपको जो बिल्डिंग का ओनर है वो कहेगा जी बिल्डिंग खाली कर दें, वर्कर्स कहेंगे जी हमने काम ही नहीं करना, वेजेस दो, सप्लायर कहेगा रॉ मटेरियल कोई नहीं मिलेगा, पहले पैसे दो। तो आपका बिजनेस हॉल्ट हो जाएगा और आपको क्लोज करना पड़ जाएगा बिजनेस। तो इसको बोलते हैं कि बिजनेस को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई है। बिजनेस अपने जो इमीडिएट एक्सपेंडिचर हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा, या अगर बिजनेस ने कोई कर्जा लिया हुआ है, लोन वगैरह, तो वो भी नहीं दे पाएगा ना, जारी बात है, उसे डेट भी बोलते हैं। तो बिजनेस वो नहीं पे कर पाएगा, तो हम कहेंगे बिजनेस लिक्विडिटी क्राइसिस में आ गया, या बिजनेस इज शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है आपके पास तो आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। जो मैंने बताया, लिक्विडिटी मतलब डेली के एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर पाओगे। तो तो इसको फाइनेंस फिर ऑफ कोर्स, इसलिए आपको फाइनेंस चाहिए होता है।
फिर अगर हम चलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो तीन हमने ये चीजें देख ली जिसके लिए जरूरत है। तो चौथी चीज क्या आ गई? चौथी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये देखो। हायर वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल एज टू मच कैपिटल वुड बी टाइड अप। ये नहीं कि आपने ढेर सारा पैसा अपने पास रख लेना है कैश की शक्ल में या वर्किंग कैपिटल की शक्ल में, क्योंकि ढेर सारा रखने का मतलब है कि वो अगर इस्तेमाल ही नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, आपके डेली के खर्चे जो है ना वो 20,000 हैं, आपने 80,000 पे रख लिया, तो भाई बाकी 60,000 का क्या करोगे? वो तो जाया हो रहा है ना। तो ऐसे भी नहीं करना कि आपने, कि आपके पास पड़ा हुआ है। आपके पास इतना होना चाहिए कि आपके रूटीन के एक्सपेंडिचर पूरे हो सके, ताकि आपके जो डिफिकल्ट टाइम आया हुआ है या लॉस हो रहा है वो टाइम गुजर जाए और आप फिर दोबारा से रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाए। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसके लिए भी आपको कैश चाहिए होता है, आपको पता है। अच्छा, ये खर्चा होता क्या है? ये होता है कि जब भी कोई बिजनेस सेटअप करता है तो उसको ये जानना जरूरी होता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, उसमें किस किस्म की इंप्रूवमेंट चाहिए, कंपटीटर क्या चीज़ें बना रहे हैं, और हम हमें उन जैसी चीज़ें बनानी है या उनसे बेहतर बनानी है, वगैरह वगैरह। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करते हैं जब, तो आपको पता चलता है और फिर आप बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स निकालते जाते हैं, या कंपटीटर जो प्रोडक्ट निकालने लगा है या निकाल चुका है, आप भी उसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जब ये क्रॉसओवर्स और सब कॉन्टैक्ट वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज का जब टाइम ये आया, या मिड साइज एसयूवीज जो अभी निकली हुई हैं, तो अब नजर आया कि डिमांड है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि अच्छा यार, मार्केट में तो फलानी कंपनी उसकी इतनी सेल्स हो रही है। जैसे स्पोर्टेज को ले लो, तो अगर 2019-20 में वो आई है, तो एकदम से उसकी सेल जो है ना उसमें अप सर्ज आया है, ऊपर की तरफ गई है। तो जो जो कंपाइटर थे, जो अभी नहीं आए हुए थे, जो लॉन्च करना चाह रहे थे, उन्होंने रिसर्च पहले की होगी ने कहा हाँ भाई यहाँ तो सेल्स बढ़ रही है, स्पोर्टेज की सेल्स बहुत है। तो फिर 200 भी आ गई, फिर एमजी भी आ गई, और फिर बाकी सारी गाड़ियां इन हो गई। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना भी कंपनीज के लिए जरूरी है, इफ दे वांट टू स्टे इन द कंपटीशन। अदरवाइज वो फिर पीछे रह जाएंगे या वो प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे जिसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो कंपाइटर पहले निकाल लेगा तो आप फिर पीछे रह जाएंगे, एंड एंड यू आपको एंड अप करना पड़ेगा अपने बिजनेस को क्लोज करके। तो ये रीजंस हैं जिसमें फाइनेंस आपको चाहिए होता है। अच्छा, अब आप, ये तो अखराजात है ना, ये हैं खर्चे सेटअप करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। बिजनेस अगर डिफिकल्टी में है, लॉस में है, तो उस वक्त बिजनेस के रूटीन के खर्चों को मैनेज करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस, और रिसर्च पे खर्चा करने के लिए, ताकि बिजनेस मजीद जो है वो ग्रो कर सके या कंपटीशन में इन रह सके। अच्छा, फिर आ गया कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये इसके लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि हम कैसे फर्क करते हैं, क्योंकि बिजनेस के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। या उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपने याद रखना है, ठीक है? और दोनों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अब आपने याद रखना है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो आप एक दफा करते हैं और फिर उसका जो बेनिफिट है ना वो आपको मल्टीपल टाइम्स मिलता रहता है। जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग तो एक दफा खरीदी ना, वन टाइम एक्सपेंडिचर। अब आपको बिल्डिंग से फायदा होता रहेगा कई सालों तक। आपने कोई ट्रांसपोर्ट खरीदी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो अब आपने एक दफा खरीदी, अब उसको फायदा आपको साला साल होता रहेगा, ठीक है? तो ऐसे जो खर्चे होते हैं जिसमें आप खर्चा करते हैं और आपको उसका फायदा कई सालों तक होता रहता है, या मल्टीपल टाइम्स आप उससे फायदा उठा सकते हैं, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने याद रखना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें आपको अगर बेनिफिट लेना है तो आपको हर दफा खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम होता है, आपने याद रखना है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर। कौन सा जी? रिकरिंग। ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है, आप वर्कर्स की वेजेस पे करते हो, तो भाई वर्कर्स को आपने एक महीना पे किया, काम लिया, तो क्या वो अगले महीने काम करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। जब तक उन्हें अगले महीने की वेजेस नहीं मिलेंगी वो कहेंगे भाई हम काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है आपको बार बार खर्चा करना है। अच्छा, इसी तरह आप ऑफिस वर्क है, तो ऑफिस वर्क में आपको रूटीन में बिजली के खर्चे भी करने हैं, आपको रूटीन में स्टेशनरी आइटम भी चाहिए, पेन, बॉल पॉइंट, पेपर्स,
रजिस्टर्स वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो और आपको वो बिजली का बिल भी ये रूटीन के खर्चे, ये आपको बार बार करने हैं, क्योंकि आपने आप स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, वो खत्म हो रही है, फिर दोबारा इस्तेमाल, दोबारा खर्चा करना है, दोबारा उनसे बेनिफिट लेने के लिए। तो ये हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब अगर हम देखें तो आप जरा यहाँ गौर करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, इसका ना दूसरा नाम है नॉन करंट एसेट्स। अब ये इस्तेमाल होता है वो आइटम्स जो बिजनेस ओन करता है और बिजनेस उसको खरीदता है, तो वो साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करता है बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये इसी में आ रहा है ना। तो ये टूल्स हैं। तो अब ये आपका, आपके फिक्स एसेट हैं, या इसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। विच, वो एसेट्स क्या होते हैं, दोज आइटम्स विच आर ओन्ड बाय बिजनेस एंड दे स्टे विद द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। यानी कि आप एक दफा खर्चा कर लेते हैं और आपको उसका फायदा साला साल होता रहता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आसान लफ्जों में वो खर्चा जो फिक्स एसेट्स पे या नॉन करंट एसेट्स पे किया जाए, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अच्छा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये आप नॉन करंट एसेट्स पे खर्च नहीं करते, ठीक है। ये आप डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको बता दिया है, एग्जांपल्स भी दिए हैं। वेज पे कर रहे हो, बिजली का बिल पे कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल के लिए पे कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल आपने पे किया, इस्तेमाल कर लिया, तो अब बेनिफिट तो आपको जो होना था हो गया, आपने फिनिश गुड बना दिया। अब दोबारा बेनिफिट लेना है तो दोबारा रॉ मटेरियल खरीदो, ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर बोथ जो एक्सपेंडिचर्स है ना, उनको ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग में इन ए डिफरेंट वे, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसको देखना है। तो आपने अकाउंटिंग तो वैसे कभी भी नहीं पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी आई गेस। नहीं सर। ओके, ऑल राइट, कोई बात नहीं, तो हम इसको समझ लेंगे। अकाउंटिंग में इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने देखना होता है, कंपेयर करना होता है कि आपको रेवेन्यू कितना आ रहा है। रेवेन्यू मतलब चीजें जब आप सेल करते हो तो कितना पैसा आता है, ये रेवेन्यू होता है। और एक्सपेंडिचर होता है जो आप खर्चे कर रहे हो। तो आपको कंपेयर करना होता है एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, ताकि आप प्रॉफिट निकाल सको, क्योंकि प्रॉफिट तो ऐसे ही आता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इसको प्रॉफिट बोलते हैं ना। रेवेन्यू मतलब आपने जब चीज बेची या चीजें बेची, तो आपको कितने पैसे मिले, ये आपका रेवेन्यू है। अच्छा, और आपने चीजें बेचने से पहले खर्चा कितना किया, वो एक्सपेंडिचर है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर कम है तो लॉस कहलाएगा। अच्छा, तो अकाउंटिंग में ये पढ़ा जाता है, तो एक्सपेंडिचर भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं इन ए सर्टन वे। अच्छा, अब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, आपको बता देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि बिजनेस की इनकम को और बिजनेस की खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपेयर किया जाता है, इनफैक्ट माइनस किया जाता है एक्सपेंडिचर को इनकम में से, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट निकले। तो आप चूंकि नाम से नजर आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप इसको एक्सपेंडिचर के तौर पे लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में, और माइनस कर देते हैं रेवेन्यू में से, ताकि आपको प्रॉफिट पता चले कितना है। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, इसको रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। आपने याद रखना है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, ये भी ध्यान में रख लो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना, जितनी भी वेल्थ होती है, या जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इनफैक्ट हर तरह के एसेट्स, क्या मतलब एसेट्स, एसेट्स होते हैं ऑल दोज आइटम विच आर ओन्ड बाय बिजनेस। अगर कैश है तो वो भी एसेट है, अगर बिल्डिंग है तो वो भी एसेट है। तो बिजनेस के हर तरह की आइटम जो बिजनेस ओन करती है, उनको रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और भी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, उसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में करते क्या है, आप रूटीन का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे होते। आप खरीदते हैं बिल्डिंग, आप खरीदते हैं मशीनरी, तो मशीनरी तो बिजनेस के पास रहनी है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करके आप एसेट्स खरीदते हैं, आइटम्स खरीदते हैं, जो बिजनेस के पास रहती हैं अंडर बिजनेस ओनरशिप, और आप उनको फिर यूज करते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए या कई सालों के लिए। तो वो बिजनेस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है और वो बिजनेस के एसेट्स को बढ़ाता है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमेशा आप एंड अप क्या करते हैं, आप एंड अप करते हैं एसेट्स को परचेज करने की शक्ल में। मैं जब भी कहता हूं बिजनेस ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है बिजनेस ने कुछ ऐसा खरीदा जो बिजनेस के पास रहने वाला है लंबे अरसे तक। बिल्डिंग, कैपिटल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, मशीनरी, तो वो फिर एसेट है, तो वो इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे क्वेश्चन था जी। सर, जैसे कुछ बिजनेस होते हैं तो वो बिजनेस के नाम पे गाड़ी वगैरह या फिर कुछ प्राइवेट जेट्स वगैरह लेते हैं जो बिजनेस के लिए यूज होते हैं, तो वो किस चीज की कैटेगरी में फॉल करते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। आपने याद रखना है वो तमाम चीजें, गाड़ी या बिल्डिंग या इक्विपमेंट, ये सब कुछ बिजनेस के नाम पर अगर है तो ये बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा और एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होगा। अगर ओनर के नाम पे कोई एसेट है तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता ही नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस का है ही नहीं, वो तो ओनर का है। ओनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो उसका है। समझ आ रही? जी सर। अच्छा, अब हमने फिर हम क्या पढ़े यहाँ पर, हम डिफरेंस पढ़े हैं बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने एक डिफरेंस तो पढ़ा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं और बार बार करने पड़ते हैं अगर आपको बेनिफिट लेना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डे टू डे नहीं होते, आप एक दफा करते हैं, बेनिफिट लंबे अरसे तक लेते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते हैं तो आपको नतीजे के तौर पर एक एसेट आपके पास आ जाता है जिसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं, और वो बिजनेस अपने पास रखता है। अच्छा, अब इनको ट्रीट कैसे करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है एज एक्सपेंस, और वो आपके रेवेन्यू में से माइनस होता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के प्रॉफिट को कम करता है। जारी बात है, जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा उतना ही बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, जारी बात है, क्योंकि आपको रेवेन्यू में से माइनस करना है उसको। अच्छा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होता है। इसका पुराना नाम हुआ करता था बैलेंस शीट, अब वैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिकॉर्ड होता है एसेट के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और ये बिजनेस के एसेट्स को बढ़ाता है, इसका काम ये है। यानी कि पता चलता है कि बिजनेस के पास कितनी वेल्थ है। अच्छा, फिर कैपिटल एक और तरीकेकार इसको पहचानने का वो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इमेजिन करो, आपके पास बिल्डिंग थी और आपने एक और बिल्डिंग ले ली, तो क्या बिजनेस की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की, अर्न करने की बढ़ नहीं गई? ऑफ कोर्स बढ़ गई। पहले एक बिल्डिंग थी, अब दो बिल्डिंग्स आ गई। इसी तरह आपके पास, आपने नई मशीनरी खरीदी तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब मशीन, अब एक और मशीन आ गई है तो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है ऑफ कोर्स। इसी तरह आपके पास एक व्हीकल थी, आप सप्लाई करते थे अपने कस्टमर्स को, डिलीवर करते थे, लेकिन टू ए सर्टेन एरिया। अब आपके पास एक और व्हीकल आ गई है, ये भी नॉन करंट एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अब आप दूसरे रीजन में भी सप्लाई कर पा रहे हो, डिलीवरी कर पा रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, अर्निंग कैपेसिटी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ गई। मतलब आप जो सर्विस दे रहे हो डिलीवरी की, वो आप और कस्टमर्स को भी दे सकते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की शक्ल में आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बिजनेस की। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी अर्निंग कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जरा ये बात को जेहन में बिठा लो, आपने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, और ये बिल्डिंग खरीदी और आपने 5 साल के बाद बिल्डिंग को पेंट करवा रहे हैं, बिल्डिंग को रेनोवेट करवा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, बिल्डिंग खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है, और 5 साल बाद रेनोवेट करवाना ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल और रेवेन्यू में से? नहीं आइडिया? सर, बिल्डिंग को जो खरीदना है वो तो कैपिटल होगा ना, क्यों? क्योंकि सर वो यूज हो रही है कंपनी के लिए, वो लाइक कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं है, वो फाइनेंशियल जो है वो बिजनेस की तरफ से ही होगा ना। नहीं, पर्सनल की बात नहीं है, बिजनेस अगर खरीद रही है तो ऑफकोर्स बिजनेस में यूज होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बिल्डिंग आपकी अर्निंग कैपेसिटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है, और बिल्डिंग आपके बिजनेस के पास रहने वाली है लंबे अरसे तक।
खर्चा एक दफा, बेनिफिट लंबे अरसे तक। और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी अब बिजनेस की, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आप 5 साल बाद पेंट करवाते हो या रेनोवेशन करते हो बिल्डिंग की, तो क्या उससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है? नो सर। नो। तो इसीलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर आप हर साल बाद पेंट भी करवाते हो, हर जगह होता है, स्कूल्स में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, घरों में भी होता है, घर को खैर हम छोड़ देते हैं, हम बिजनेसेस की बात करते हैं। हर साल बाद पेंट होता है, हर साल करवाना पड़ता है। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे आपकी एक तो ना तो कि आप ना तो आप कोई करंट एसेट खरीद रहे, सॉरी, ना तो कि आप एसेट खरीद रहे हैं, और ना ही उससे आपकी कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी में फर्क आ रहा है। हर साल अगर आपको बिल्डिंग बेहतर चाहिए, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर में ही आ रहा है। बार बार आपको बिजनेस के ऊपर खर्चा, वो बिल्डिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, ताकि बिल्डिंग अपनी सही हालत में रहे। आप रोड्स को ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो रोड जब पहली दफा बनती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद जब रिपेयर वर्क चलता रहता है हर साल, छोटे मोटे कोई खड्डे पड़ गए, कोई रफ हो गई रोड, वहां से ठीक कर दिया, तो वो रेवेन्यू है। क्योंकि हर साल रोड नहीं बनती, रोड एक दफा ही बनी है, लेकिन अब उस पे जो रिपेयर वर्क चल रहा है हर साल, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो आपको बार बार करना पड़ रहा है। लेकिन उससे अगेन रोड तो उतनी ही है, और उतनी ट्रैफिक ही वहां से गुजर सकती है। ये मैंने आपको जनरल एग्जांपल दी है, बिजनेस की नहीं दी, क्योंकि बिजनेसेस का काम थोड़ी है कि रोड बनाना। वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो जैसे मर्जी बनवाए या जिससे मर्जी बनवाए। अच्छा, अब आप अगर गौर करें तो, अच्छा, इन दोनों के लिए फाइनेंस तो चाहिए होता है आपको। अब फाइनेंस दो तरह का है, इनफैक्ट तीन तरह का है: शॉर्ट टर्म फाइनेंस, और मीडियम टर्म फाइनेंस, एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है। अब जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, वो होता है जो आपको आपको थोड़े अरसे के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, थोड़े अरसे के लिए। तो जैसे कि आप कहें कि बिजनेस के पास प्रॉफिट है, और बिजनेस उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करना चाह रही है। ठीक है, मतलब अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, तो वो कर सकती है बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अमाउंट रिलेटिवली स्मॉल होनी चाहिए। पता है क्यों? आपके सर बिजनेस को प्रॉफिट तो बहुत होता है। भाई प्रॉफिट तो होता है, लेकिन जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस प्रॉफिट का जो बड़ा पार्ट होता है ना, वो अपने ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ऑफ कोर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उनका उनको जो प्रॉफिट जो बिजनेस अर्न करते हैं, वो तो भाई ओनर्स को देना है ना। ओनर्स कहेंगे भाई हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमें रिटर्न दो इस पे। तो प्रॉफिट कम बचता है बिजनेस के पास, अपना प्रॉफिट बाकी तो चला गया शेयर होल्डर्स के पास। तो इसीलिए प्रॉफिट की अमाउंट इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उससे को बहुत बड़ी फंडिंग करें, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंसिंग करें। तो वो थोड़े अरसे के लिए प्रॉफिट आपको आपके एक्सपेंडिचर को वो मीट कर सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हो सकता है। जैसे कि मैंने आगे आपको नजर आ रहा है, बोल्ड लिखा हुआ है, कैश फ्लो प्रॉब्लम। कैश फ्लो प्रॉब्लम एक बिल्कुल वही उसी तरह है जिस तरह हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम, जिस तरह हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, अभी ऊपर पड़ा है। वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, कैश फ्लो प्रॉब्लम, ये तीनों एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और ये आपको थोड़े अरसे के लिए आता है, जैसे मैंने कहा महीने के लिए, 2 महीने के लिए प्रॉब्लम आ गई, तो इसको आप दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंस थोड़ी अमाउंट कोई मैनेज कर सकता है, और थोड़े अरसे के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस होता है, ये चाहिए होता है जब आपको लंबे अरसे के लिए पैसा चाहिए, और पैसा भी चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो उसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट करना है। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए होता है ना, वो नॉर्मली आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए यूज करते हो। जैसे बिजनेस अगर क्राइसिस में चल रहा है, तो बिजनेस के रूटीन के एक्सपेंडिचर पूरे नहीं हो रहे, उसके लिए बिजनेस जो है ना, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस को इस्तेमाल कर रहा है। तो जो रूटीन के एक्सपेंडिचर मीट करने हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना। तो उसी वजह से कैश फ्लो प्रॉब्लम आती है। लॉन्ग टर्म में आपने को बड़ा खर्चा करना है, जैसे आपने किसी बिजनेस को टेक ओवर करना है, किसी दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करना चाह रहे हो, ये तो भाई एक बड़ी अमाउंट चाहिए आपको, और लंबे अरसे के लिए चाहिए। तो आप वो बिजनेस खरीदोगे, फिर उसको आप मैनेज करोगे, और फिर चलाओगे जो भी है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस नॉर्मली, तो जो टेक ओवर कर रहे हो दूसरे बिजनेस को, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रोज रोज टेक ओवर थोड़ी ना होता है, कोई भी बिजनेस रोज रोज टेक ओवर नहीं करता। आपने एक दफा कर लिया बस। तो वो अमाउंट टेक ओवर करने के लिए बहुत बड़ी चाहिए होगी, तो उसके लिए फिर आप
लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और जो लंबे अरसे के लिए अवेलेबल भी होता है, और उसमें लार्ज अमाउंट भी आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने क्यों बात की है? क्योंकि हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, लेकिन आगे हमने इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि कितने तरह के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो मैं अगर जल्दी से इसको क्या कहते हैं, आपको डिस्क्राइब करूं डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक दफा किया जाता है और आप उससे बेनिफिट लेते हैं लंबे अरसे तक। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कोई एसेट खरीदते हैं, नॉन करंट एसेट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार किया जाता है, ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, और इसमें आप डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है, क्योंकि उसमें आप एंड अप करते हैं एक एसेट परचेज करने की शक्ल में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि वो एक एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, और वो आपके प्रॉफिट को कम करेगा अगर वो ज़्यादा होगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो आपके एसेट्स को बढ़ा रहा है। अच्छा, तो ये एक बात आ गई हमारे पास। और फिर हमने ये बात की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए होता है। इतने डिफरेंसेस जो है वो काफ़ी है हमारे लिए समझने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और जो रह गई, चौथी, वो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपकी अर्निंग कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ती, लेकिन वो खर्चे आपको रूटीन में करने ही होते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं? ओके, ऑल राइट। तो हम फिर आगे चलते हैं। आगे आ गया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कई टाइप्स के हैं। हम पहले इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। हम इन सबको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर ये देखना हो कि ये पैसा बिजनेस के अंदर से जनरेट करते हैं या बिजनेस के बाहर से जनरेट कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस की। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो बिजनेस के अंदर से जनरेट होता है। आपके सर वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि अगर बिजनेस के पास, जैसे हम अभी पढ़ने लगे हैं नीचे, प्रॉफिट पड़ा हुआ है अपना जाती शेयर होल्डर्स को देने के बाद, तो वो बिजनेस का अपना प्रॉफिट है, बिजनेस को इस्तेमाल करती है अगर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अच्छा, अब हम और इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं जिनको इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। अभी इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रिटेन प्रॉफिट। अच्छा, रिटेन प्रॉफिट होता क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। रिटेन प्रॉफिट होता है, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया है, कि बिजनेस को जो प्रॉफिट होता है, अगर उसमें से बिजनेस जो है वो टैक्सेस पे करने और शेयर होल्डर्स को उनका शेयर देना है। याद रखना है, शेयर होल्डर्स को जो उनका शेयर मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को जो उनके उनकी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। और ऑफ कोर्स बिजनेस को टैक्स भी देना होता है। तो होता ये है कि जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट में से पहले टैक्सेस देती है गवर्नमेंट को, और फिर शेयर होल्डर्स को, यानी कि ओनर्स को, उनका हिस्सा देती है, जिसे डिविडेंड बोलते हैं। जो बाकी बचता है उसको बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। और अब इसको बिजनेस सोर्स ऑफ फाइनेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, और ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्योंकि बिजनेस के अंदर से जनरेट हो रहा है। अब देख लेते हैं इसके फायदे। इट डज नॉट नीड टू बी रीपेड, सबसे बड़ा फायदा, आपने इस्तेमाल करना है, वापस किसी को नहीं करना। तो टेंशन नहीं है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वापस ना करना पड़े, एक इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, दूसरी बात, नो इंटरेस्ट पेमेंट इज रिक्वायर्ड। यस, जब आप कभी लोन लेते हैं तो लोन में तो आपको लोन की अमाउंट भी वापस करनी है, प्लस उस पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट विच यू पे ओवर ओवर एंड अबव द अमाउंट विच यू बोरोड एज लोन। यानी कि आपने $10,000 लोन के तौर पे लिए, वापस $12,000 कर रहे हो, $2,000 की चीज क्या है? इंटरेस्ट। तो वो आपको पे करना पड़ेगा ना लोन की शक्ल में तो। लेकिन रिटेन प्रॉफिट में ना तो आपको ये वापस करना है और ना ही इस पे कोई इंटरेस्ट पे करना है। तो ये याद रखना है। और इंटरेस्ट जो होता है ना, आपने याद रखना है, ये एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब भी होगा तो वो बिजनेस के प्रॉफिट को कम करता है। जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा।
तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, तो बिजनेस का प्रॉफिट कम नहीं होता। आप इस तरह डेवलप करोगे। अच्छा, फिर इट इज क्विकली अवेलेबल। सारी बात है, बिजनेस के पास तो रेडीली पड़ा हुआ है कैश, फौरन आप इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फौरन अवेलेबल होगा। अच्छा, नुकसान क्या है? इट इज नॉट अवेलेबल टू न्यू बिजनेसेस। अच्छा, अब सवाल है वो क्यों सर? वो इस वजह से कि नए बिजनेस ने तो अभी प्रॉफिट ही नहीं कमाया। तो जब प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। ये तो अवेलेबल होता है उन बिजनेसेस को जो साला साल से चल रहे हैं, उनके पास ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है, रिटेन प्रॉफिट, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नया बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा, फिर टू लॉन्ग टू फाइनेंस लार्ज एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था रिटेन प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें से टैक्स भी पे करना होता है और उसमें से शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट भी देना होता है, उनका हिस्सा डिविडेंड के तौर पर। तो वो देंगे तो बाकी थोड़ा प्रॉफिट बचता है। तो आप इसमें से बड़ा खर्चा नहीं कर सकते। बड़ा खर्चा यहाँ पर क्या होगा? आसान लफ्जों में, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है बड़ा, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर कीपिंग मोर प्रॉफिट्स में रिड्यूस डिविडेंड्स लीडिंग टू अनहैप्पी शेयर होल्डर्स। हाँ, अगर आप रिटेन प्रॉफिट ज्यादा रख लेते हैं कि अपने खर्चा ज्यादा करना है, तो आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो शेयर होल्डर्स कहेंगे हमारा प्रॉफिट कम है, आपने कम दिया है, अपने पास ज्यादा रख लिया है। बिजनेस को कहेंगे ना, और बिजनेस को कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो अनहैप्पी हो जाएंगे, और अगर वो अनहैप्पी होते हैं तो वो क्या करेंगे? वो अपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस से निकाल लेंगे, या जो शेयर्स हैं उनको बेचेंगे। तो जब किसी कंपनी के ज्यादा शेयर्स बिक रहे हों, तो कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती है कि यार इसके कंपनी के शेयर क्यों बिक रहे हैं, अल्लाह जाने। तो फिर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो बिजनेस को फिर प्रॉब्लम होगी कि वो नए शेयर होल्डर्स कैसे लेके आए, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाए। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, और कल मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा। ऊपर जो डिस्कस किया उसको समरी उसकी आपको देकर हम आगे चलेंगे।